नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक का अपलोड कर दिए हैं और बिहार दरोगा का भी ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। और इस और और क्लास 10 का ऑल टू ऑल चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा, भाई बहन को भेज दीजिएगा। और एसएससी जीडी का कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित कांस्टेबल जीडी, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ, एसएससी जीडी में इतना पोस्ट होता है। ठीक है, सामान्य जानकारी अध्यापक चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड किए हैं। सॉल्व पेपर्स चैप्टर बाय चैप्टर करके देखिए। पहले सबसे पहले इतिहास में प्राचीन इतिहास अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास भी अपलोड कर दिए हैं। आधुनिक इतिहास भी अपलोड कर दिए हैं। आधुनिक इतिहास 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, जाके अपलोड किए, जाके देख लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल भी अपलोड कर दिए हैं 2-3 पार्ट में। विश्व का भूगोल भी अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा। प्लीज प्लेलिस्ट बना हुआ है। भारत का भूगोल भी अपलोड कर दिए हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी अपलोड कर दिए हैं। फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान भी कर दिए हैं। रसायन विज्ञान भी कर दिए हैं। जीव विज्ञान भी 2 पार्ट में कर दिए हैं, जाके देख। पहले इसमें से ऑल टू ऑल बना हुआ है। अब करना है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इसमें इतना चैप्टर पढ़ना है। प्रदूषण हुआ, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी, सब पढ़ना है। ठीक है, चलिए 215 नंबर पेज नंबर पे आते हैं। आइए, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पहले सबसे पहले पढ़ना पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। इसके बारे में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए। निम्नलिखित 4 में से 3 पारिस्थितिकी पिरामिड है। निम्नलिखित 4 में से 3 पारिस्थितिकी पिरामिड है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? संस्कृति का पिरामिड, संस्कृति का पिरामिड, संस्कृति का पिरामिड। ठीक, ऊर्जा का पिरामिड, बायोगैस का पिरामिड तथा संख्या का पिरामिड, तीनों ही पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रदर्शित करते हैं। ठीक, संस्कृति पिरामिड किसी विशेष क्षेत्र की संस्कृति व रीति रिवाज को प्रदर्शित करती है। यह सामाजिक संरचना से संबंधित होती है, सामाजिक संरचना से संरक्षित होती है। ठीक, चलिए। उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। बताइए। प्रतिधारण, प्रतिधारण, प्रतिधारण। उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? अपरदाहारी, अपरदाहारी। ठीक, खाद गाइड, खाद गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? खाद गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? वसा और शर्करा। क्या आता है? वसा और शर्करा आता है। खाद्य पिरामिड से यह पता चलता है कि बच्चों या कोई व्यक्ति को रोजाना कितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एवं फाइबर की आवश्यकता है। वसा एवं शर्करा खाद्य पिरामिड में शीर्ष होते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा अपघटन अपघटन का दूसरा नाम है? निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? निक्षालन, निक्षालन, निक्षालन अपघटन का दूसरा चरण है। किसी ठोस पदार्थ से किसी विशेष पदार्थ का निष्कर्षण करना या निकालने की प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। ठीक है, चलिए। गहरे समुद्र के
जलतापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। खाद्य ऊर्जा श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या क्या आता है? गहरे समुद्र के जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? पौधा आता है। सूर्य पृथ्वी पर गहरे समुद्र को जलतापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद पादपों का स्थान आता है। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषण पर सक्रिय विकिरण का ग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व के संपोषण करती है। हरे पादपों को उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की संपूर्ण होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की और संकीर्ण होता है। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? घास है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। मेढक है। क्या है? मेढक है। दिए गए उदाहरण घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज में मेढक प्राथमिक मांसाहारी है जबकि बाज सर्वोच्च मांसाहारी है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? पोषी स्तर कहलाती है। डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया कराते हैं। डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है यहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरण घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरणीय पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? मिट्टी। क्या है? मिट्टी ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? जीवित जीव। अवघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? विजातीय। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित तंत्र उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? विजातीय। ए जी टेंसले
ए जी टेंसले ने 1935 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत की। ए जी टेंसले ने 1935 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी तंत्र की। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? इनमें से कौन भू संसाधन के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? मानव। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? मानव। इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओयोकोलॉजिक्स से बना है। यूनानी। क्या है? यूनानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? पारिस्थितिकी तंत्र बोलिए, इकोसिस्टम दोनों एक ही है। रेगिस्तान। क्या है? रेगिस्तान है। किसी स्थान पर पाए जाने वाले समुदाय। देख लीजिए भाई, देख लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार: प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृतिक केंद्र और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में झील, वन, मरुस्थल, तालाब, घास के मैदान। तालाब। कृत्रिम में बगीचा, पार्क, खेत, एक्वेरियम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? जंगल कृत्रिम नहीं है। किसी भी खास श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? किसी भी खास श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? किसी भी खास श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? मनुष्य। किसी भी खास श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? मनुष्य। क्या करता है? मनुष्य। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जंगल। क्या है? जंगल नहीं है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो मनुष्यों द्वारा बनाया और संरक्षित किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो मनुष्यों द्वारा बनाया और संरक्षित किया जाता है। बगीचा, मछली घर और फसल क्षेत्र कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। जंगल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एक्वेरियम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? घास, चूहा, सांप, बाज। घास, चूहा, सांप, बाज। स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश ग्रहण करती है। स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश ग्रहण करती है। 1%। क्या है? 1%। पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जीवित जीव एवं भौतिक कारक। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जैविक और अजैविक घटक। आइए पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 बड़ी आर हैं: रिड्यूस, रिसाइकल, फिर रीयूज। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर का मतलब है
रिड्यूस कम उपयोग, रिस्यूल पुनः चक्रण, रिक्यूस मतलब पुनः उपयोग। इस नियम का उपयोग करने से हम पर्यावरण में बह रहे अपशिष्ट को कम कर सकते हैं और इनसे पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? ओवर ग्रेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? एक विधि नहीं है। ओवर ग्रेजिंग। अब जैव विविधता से आइए। क्या? जैव विविधता से। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं। किसी जैव की विविधता किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष 1985 में डब्ल्यू जी रोजेन ने किया था। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या उस क्षेत्र की जैव विविधता का बेहतर मापक होती है। सन 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक राम रस स्थल लोनार झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील में स्थित है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलगाड़ा जिले में स्थित एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण प्लेइस्टोसीन काल के उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। नवंबर 2020 में इस झील को रामसर स्थल घोषित किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? प्रजाति जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रजाति जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने वाली प्रजाति को उस क्षेत्र का स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण: अंडमान एवं निकोबार के कबूतर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। ठीक है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन पे क्वेश्चन। वन एवं वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन के ठीक है। आइए 31। किस IUCN दस्तावेज के वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है? किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है? रेड लिस्ट। क्या है? रेड लिस्ट। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई पर रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत वर्ष 1973 में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का भाग, एक चमोली जिले के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाओं वृक्षों पर चिपककर खड़ी हो जाती थी। इस आंदोलन के नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कलिंग पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कलिक
कुलिक कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। कुलिक पक्षी अभयारण्य रायगंज वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इस वन्यजीव अभयारण्य में ओपन व्हील स्टॉक, एग्रोस्टेकनाइटस, हेरोन इत्यादि 164 प्रजातियों रहते हैं। कुलिक नदी के अभयारण्य में बहने के कारण इसे कुलिक पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। लाल डेटा बुक इस पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। लुप्त प्रायः प्रजाति। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ रेड डाटा बुक जारी करता है। यह विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे प्रजातियों की एक सूची है। इस सूची में प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में रखा गया है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में एशियाई शेर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के अंतर्गत सुरक्षित है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में एशियाई शेर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश अंतर्गत संरक्षित हैं। 1. भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था 1980 में। कब? 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों की अखंडता और क्षेत्र को संरक्षित करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की अखंडता और क्षेत्र की संरक्षित करते हुए इसके वनस्पतियों, जीवों एवं अन्य विविध पारिस्थितिकी घटकों सहित वनों की रक्षा करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। नागझीरा टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। नागझीरा टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र। नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के गोंदिया एवं भंडारा जिले में स्थित है। गोंदिया जिला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। दिसंबर 2013 में इसे भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। क्या है? ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बाघ अभयारण्य है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत सरकार ने 1994 में सिमलीपाल को जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। ठीक, चलिए। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मणिपुर में है। क्या? मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान अथवा यांगोपो-कपी लोकचाव वन्यजीव अभयारण्य भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया था। असम में औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में नोओरा वेली नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व,
गोरुमराम नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, मूलेन राष्ट्रीय उद्यान, मूलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मूलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम। क्या है? मिजोरम में, मिजोरम। मूलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य में चम्फाई जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम में एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान फॉन्गफुई राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे ब्लू फाउंटेन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा का क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, विशन राजबरी नेशनल पार्क। असम हो जाए काजीरंगा, नामेरी, मानस और औरंग। आइए कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। रायगंज पक्षी अभयारण्य को कुलिक पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। MEE रिपोर्ट के अनुसार रायगंज पक्षी अभयारण्य भारत के टॉप 5 नेशनल पार्क में स्थित है। जलदापारा नेशनल पार्क, रायगंज पक्षी अभयारण्य, सेज वन्यजीव अभयारण्य, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? पीटी द्वीप में। क्या है? पीटी द्वीप में। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा प्रदान किया गया था? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षण किए गए हैं? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं। पहली अनुसूची। क्या है? पहली अनुसूची राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार। क्या है? बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, जो गंगा डॉल्फिन को सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा डॉल्फिन वर्ष 2009 से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत देश में हुई थी। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत देश में हुई थी। 2009 में हुई थी।
रंगनथिट्टू रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। क्या है? कर्नाटक में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हारा गया। औरंगजेब। क्या? औरंगजेब। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनांचल क्षेत्र है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनांचल क्षेत्र है? चलिए 51 नंबर पे मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। क्या है? कर्नाटक में स्थित है। प्रदूषण के बारे में पढ़ते। ठीक है। पोल्यूशन। जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय की पहचान कीजिए। जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय की पहचान कीजिए। ज्वलन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाकर सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है। मृदा का निम्नीकरण होता है। हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह डैश होता है। 1 और 2 दोनों जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण दोनों होता है। ठीक है। हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह जैविक निम्नीकरण खाद्य पदार्थ, फलों के छिलके, लकड़ी, फर्नीचर आदि एवं जैव निम्नीकरण प्लास्टिक, रबर, कांच, नायलॉन, रेयॉन दोनों प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? जलाना। क्या है? जलाना। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? खाद्य प्रदूषण का कारण नहीं है। आवारा जानवरों द्वारा काटना। डैश कर देने पर लगाया जाता है जिसमें नकारात्मक माहितम होती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण कर लेन देन पर लगाया जाता है जिसमें नकारात्मक माहितम होती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण पिगोबियन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCS का गठन डैश के तहत किया जाता है। बताइए। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सर्वाधिक संगठन के रूप से
प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह जीवन रक्षक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से होती है। इस ईंधन अक्षम होता है। जब ईंधन अक्षम होता है और पूरी तरह से नहीं जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट। ये कंपोस्ट कृषि अपशिष्ट, कूड़ा करकट आदि के अपघटन से जो खाद तैयार होती है उसे कंपोस्ट खाद कहा जाता है। यह जैविक क्रिया द्वारा या तैयार की जाने वाली यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपोस्ट तैयार की जाती है, कंपोस्टीकरण कहलाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की उपयुक्त मात्रा है। कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? भू राजस्व। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ हैं। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ हैं जैव प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम जीवाणुओं बैक्टीरियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ घास, पुष्प, फलों के छिलके, लकड़ी, घास आदि है। ये 64 नंबर पे क्या है? भू ऊष्मन एवं जलवायु परिवर्तन। ये क्वेश्चन, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होती है। ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन होता है। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, भूमंडलीय तापन। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आर्गन। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन इत्यादि गैस ग्रीन हाउस है। क्या है? ग्रीन हाउस है। ये विविध में पढ़ते हैं। ठीक। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः डैश आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? बिजली कहा जाता है। बिजली। क्या कहा जाता है? बिजली। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी काफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? बताइए। देखिए दोनों पे तो नहीं है, चलते आगे होगा। सी नंबर, दानों के पकने के समय वर्षा हो जाना।
रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 172 देश ने भाग लिया था। यह सम्मेलन पर्यावरण और धारणीय विकास का आधारित है। इस सम्मेलन के परिणाम निम्न हैं। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, एजेंडा 21, वन प्रबंधन के सिद्धांत। किस घरेलू अपशिष्ट में रिसाइक्लिंग की एक उत्कृष्ट क्षमता है? किस घरेलू अपशिष्ट में रिसाइक्लिंग की एक अपशिष्ट क्षमता है? सब्जी अपशिष्ट। क्या है? सब्जी अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट प्रायः सब्जी अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ये अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनसे खाद बनाई जाती है। यह स्वयं विघटित हो जाते हैं। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन जीव मंडल से आते हैं जिसमें जीवन होता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण: मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मछलियाँ, पशुधन आदि जो संसाधन जिन निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं उन्हें और जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु आदि। वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में UNCED में किस घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किए गए हैं? एजेंडा 21। वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में UNCED में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? एजेंडा 21। वर्ष 1992 ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में UNCED में एजेंडा 21 का हस्ताक्षर किया गया है। इस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए ख़त्म हो गया। चलिए इसमें फिर कल आते हैं। परंपरागत में कला संस्कृति, परंपरागत सामान्य ज्ञान। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और प्लेलिस्ट में हर वीडियो चढ़ा गया है। ठीक है, सपोर्ट मी। चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, अपने गर्लफ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए प्लीज़।